क्या डिफरेंस होता है एक टॉय स्केट में और एक महंगे स्केट में। रिपेयरिंग की रेटिंग के पूरी दुनिया में दो स्टैंडर्ड्स हैं और सेम फोर्स मैंने इस पे लगाई एंड सेम फोर्स मैंने इस पे लगाई, तो देखें ये कितनी देर घूम रहा है और वो फ़ौरन से रुक गया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इब्राहिम राइज फ्रॉम sketch.pk। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोग इसको डिटेल में देखिएगा। इसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं स्केट की क्वालिटी के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, वो सारे जो इसमें आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक टॉय स्केट में या आप कह लें सस्ते स्केट में जो कि 5 से 10 हज़ार रुपये में आता है, और एक महंगे स्केट में जो कि जिसकी स्टार्टिंग प्राइस ही 20,000 रुपये से स्टार्ट हो रही होती है एंड ऑल द वे एक जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी के स्केट आते हैं जो कि 2 लाख रुपए तक जाते हैं। उनमें, इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, आज इन तीनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे और इनके मटेरियल में किन किन चीज़ों में डिफरेंस होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले ये मेरे पास वो स्केट है जो कि आपको ईजिली किसी स्पोर्ट्स शॉप पे, किसी मॉल में या ऑनलाइन किसी स्टोर पे मिल जाएगा 5 या 10 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में, ब्रांड न्यू। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आपने कोई भी इनलाइन स्केट लेते वक्त, कहीं से भी लेते वक्त आपने देखनी होती है वो होता है स्केट का ब्रांड। अब नॉर्मली कुछ लोग कहते हैं जी हम इतने ब्रांड कॉन्शियस नहीं हैं, हमें अगर ब्रांड नहीं भी होगा तो हमें चलेगा। अच्छा, हमारे कपड़ों में, इन चीज़ों में, जूतों में तो ये चीज़ चल जाती है कि जैसे मैंने अगर ये शर्ट पहनी है, ये मेरे पास कंफर्टेबल है, मुझे फ़ील हो रही है, तो ब्रांड नहीं भी है तो मैं ये पहन लूँगा। लेकिन स्केट में ब्रांड देखना क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, उसके पीछे एक रीज़न होती है कि एक प्रॉपर जो स्केट मैन्युफैक्चरर होता है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद एक एक कंपोनेंट स्केट के कंफर्ट को देख के, उन चीज़ों को देख के डिज़ाइन करता है और वो चीज़ उसमें यूज़ करता है जो कि उस स्केट को प्रोफेशनल यूज़ के लिए रेडी करता है। हम बात करते हैं इसके शेल के मटेरियल की। शेल यानी कि ये इसका जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं। अब इसका शेल देखें, ये बिल्कुल एक फैब्रिक सा, कपड़ा सा लगा हुआ है। इसको अगर मैं सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से प्रेस करूं तो ये देखें ये पूरा ऐसे प्रेस हो रहा है। इसका एक साफ मतलब ये है कि अगर बच्चा स्केटिंग करते हुए उसके पाँव पे कोई चीज़ गिरती है या कोई दूसरे बच्चे का स्केट लगता है तो उसका पाँव जो है वो हर्ट होगा, क्योंकि स्केटिंग करते वक्त समटाइम्स बच्चों के पाँव एक दूसरे के साथ लग जाते हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसके पाँव पे स्केट लगेगा या कोई भी चीज़ है वो इंजरी हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्योंकि ये सपोर्ट नहीं दे रहा, पाँव को उतनी ग्रिप नहीं दे रहा, तो बच्चे का पाँव जो होता है, अक्सर आपने देखा होगा जिन बच्चों ने ये स्केट पहने होते हैं उनके पाँव स्केट के अंदर ऐसे फोल्ड हो रहे होते हैं या इस साइड पे या उस साइड पे लीन हो रहे होते हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है कि स्केट उनको सपोर्ट दे नहीं रहा और बच्चा ऑलरेडी स्केटिंग अगर उसको सही से नहीं आती तो उसका पाँव लेफ़्ट राइट लीन कर रहा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक डर ये भी होता है कि बच्चे का पाँव ट्विस्ट भी हो सकता है सिर्फ इसकी वजह से। ये आ जाता है लाइनर। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम इस पे आते हैं तो इसका शेल आप देखें, ये एक हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है। इसके अगर आप प्लास्टिक की क्वालिटी चेक करें तो ये अच्छा खासा एक सॉलिड बूट है। अगर मैं इसको अपने हाथ से प्रेस भी करूं तो ये बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं हो रहा, ये देखें। एंड सेकेंडली आ जाते हैं इसके लाइनर के ऊपर। लाइनर बोलते हैं जो ये मटेरियल है, जैसे ये इसका लाइनर है और ये इसका लाइनर है। अब इसके अंदर आप देखें कि बिल्कुल ही पतला सा एक कपड़े की तरह है, ठीक है, और ये एक प्रॉपर कुशनिंग में ये चीज़ है, ये मोटा है काफ़ी, ये देखें ये। तो ये एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल और प्रॉपर फिट देता है बच्चे को। और ये जो लाइनर है ये रिमूवेबल है और ये फिक्स है। फिक्स कैसे हुआ हुआ है ये देखें, इसके अंदर ये इन्होंने चीज़ें की हुई, क्योंकि ये प्रॉपर किसी स्केट मैन्युफैक्चरर ने ये चीज़ नहीं बनाई होती तो उन्होंने ये चीज़ें सोच के इसको डिज़ाइन नहीं किया होता। अब इसका ये बाहर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये स्केट बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ हो रहा है, इसके अंदर स्वेटिंग है या स्मेल कर रहा है, तो आप इसको निकाल के वॉश नहीं कर सकते। इसके क्लिप्स का दिखा देता हूँ। अब इसके क्लिप्स की क्वालिटी चेक करें, ये और एक क्लिप है और सेकंड में ये इस तरह का ये। और ये जब जैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम यूज़ होता है और ये बंद होना भी शुरू हो जाता है तो जो बची कुछ सपोर्ट होती है यहाँ से स्ट्रैप से, वो भी ख़त्म हो जाती है और क्लिप ऑलरेडी इतना ड्यूरेबल नहीं है, ये भी टाइम के साथ टूट जाते हैं और ये फिर आपको दोबारा मिलते भी नहीं है, रिप्लेसेबल भी नहीं है। अब आ जाते हैं लाइनर की तरफ। तो अगर इसके क्लिप्स की चेक करें तो इसमें क्लिप्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी के इसमें क्लिप्स यूज़ हुए हैं। अब इसको आप खोल लेते हैं इसी तरह, ये देखें इसमें प्रॉपर स्ट्रैप नहीं है, इसमें प्रॉपर एक क्लिप लगा हुआ है, उसका एक मैकेनिज़्म है। इसको यहाँ से आप ऐसे प्रेस करके खोल लेते हैं ये। और ये जो है इसका एक अच्छा फीचर है
कि ये जो लाइनर है ये आप देखें पूरे का पूरा बाहर आ गया है। अब बाहर आने की वजह से आप इसको ईज़िली वॉश भी कर सकते हैं, कोई अगर मसला हो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और वापस आप इस तरह से डाल सकते हैं। अब इस लाइनर की अगर सिंपली आप सिर्फ इंडिपेंडेंटली इसकी अगर आप कुशनिंग चेक करें तो ये आप देखें कितनी ज़्यादा है। तो ये बच्चे के पाँव में स्केट चुभने नहीं देता, बच्चे के पाँव में रैशेज़ नहीं होते जो कि इस स्केट में हो जाते हैं। अक्सर कहीं ना कहीं से बच्चे को ये स्केट चुभ रहा होता है या उसके पाँव में रैश हो रहे होते हैं, तो वो इस लाइनर से ये चीज़ नहीं होती, हम उसको अवॉइड कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद हम नीचे मूव करते हैं फ्रेम के ऊपर। तो अब इसका जो आप फ्रेम देख रहे हैं ये एक CNC एलुमिनियम इसमें यूज़ हुआ है जो कि एक बहुत अच्छा ग्रेड है। ये इतनी जल्दी टूटता नहीं है, इस पर बेंट नहीं आता अगर स्केट गिरता है या इसमें कोई चीज़ लगती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसके फ्रेम को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो इनकी क्वालिटी में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये सिर्फ एक पतली सी स्टील या लोहे की एक आप कह लें शीट है। और एक और जो अच्छा फीचर है, ये जो फ्रेम है ये रिमूवेबल है। इसके नीचे 2 स्क्रूज होते हैं, यहाँ पे आप उसको खोल के ये फ्रेम चेंज भी कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई और फ्रेम भी लग सकता है। जबकि इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ स्क्रूज के साथ ये फिक्स इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये फ्रेम टूट जाता है या ये बूट टूट जाता है तो ये पूरा स्केट जो है वो ज़ाया हो जाता है, ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। अब इन सारी चीज़ों के बाद जो बहुत ज़्यादा मेन कंपोनेंट है स्केट के अंदर वो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है व्हील स्केट का और सेकेंडली उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हील के अंदर जो बेरिंग होते हैं जो स्केट को रोल करने में हेल्प करते हैं। उनके ऊपर बात करते हैं कि वो किस तरह के होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले व्हील का जो मटेरियल है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। इसमें अब पॉलीथीन यूज़ हुआ हुआ है जिसको आप रबर कह सकते हैं, थोड़ा वो वाला टेक्सचर है जो कि रोड पे या बच्चे को स्केटिंग करते हुए स्केटिंग में एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। हल्का फुल्का अगर कोई स्लिपरी सरफेस भी होता है तो उस पर भी ग्रिप कर रहा होता है, बच्चा आप स्लिप नहीं करता, बार बार गिरता नहीं है। इस अगर व्हील को आप देखें तो ये बिल्कुल एक प्लास्टिक की तरह की चीज़ है जिसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर इस तरह की कोई सरफेस है उसके ऊपर हल्का सा भी पानी होगा तो ये स्केट जो है वो स्लिप करेगा। एंड एक और चीज़ का अगर आप डिफरेंस देखें, अब ये जो स्केट है ये प्रॉपर मैन्युफैक्चर की तरफ से डिज़ाइन किया गया है और ये ऐसे रैंडमली बना दिया गया है। इसके अंदर देखें इनके व्हील्स के अंदर कितना ज़्यादा गैप है, 2 व्हील्स के अंदर ये, और इसके अंदर देखिए बिल्कुल ना होने के बराबर गैप है। अब इस गैप की वजह से अगर इसमें कोई कंक्रीट या कोई इस तरह का छोटा सा पत्थर आता है तो ये व्हील स्टक होंगे और बच्चा गिर सकता है। इसमें क्योंकि गैप है ही नहीं है तो इसमें ऐसे चांसेस ही नहीं है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ फंसे। सेकंड, अब देखें ये व्हील यहाँ तक है लेकिन इसके ऊपर कितनी ज़्यादा सरफेस, ये देखें स्पेस दी गई है, जैसे मेरी पूरी एक उंगली जो है वो इस व्हील के ऊपर आ रही है, जबकि व्हील का साइज़ ये है। तो इससे क्या होता है कि ये ग्राउंड से ऊंचा है स्केट, तो जितना ग्राउंड से स्केट ऊंचा होगा, ठीक है, उतना जो है बच्चे के लिए लेफ़्ट राइट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बैलेंस करना मुश्किल हो रहा होता है। जबकि ये वाला स्केट अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इसके व्हील जो हैं वो फ्रेम के साथ साथ हैं। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो है, ग्राउंड के करीब है, जिससे बच्चे को लेफ़्ट राइट बैलेंस करने में बड़ी आसानी होती है। बहुत ज़्यादा ग्राउंड से ऊंचा नहीं है तो उसके लिए बैलेंस करना आसान हो जाता है। अभी सेकेंडली हम आ जाते हैं बेरिंग्स के ऊपर। बेरिंग्स के अंदर 2 चीज़ें मेनली मैटर कर रही होती हैं। नंबर 1 बेरिंग का मटेरियल कौन सा है, नंबर 2 बेरिंग का ग्रेड कौन सा है। बेरिंग की रेटिंग होती है, रैंकिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग बेरिंग की प्रिसीजन या उसकी क्वालिटी आप कह सकते हैं उसका पता चलता है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई स्टील का बेरिंग है या क्रोम का बेरिंग है या सिरेमिक का बेरिंग है, ठीक है, ये मटेरियल के ऊपर बेरिंग की कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है। एंड सेकेंडली बेरिंग की रेटिंग आ जाती है। बेरिंग की रेटिंग के पूरी दुनिया में 2 स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर बेरिंग्स को रेट किया जाता है। एक होती है ABEC रेटिंग, ABEC भी जिसको लोग बोलते हैं लेकिन ABEC सही वर्ड है, ABEC रेटिंग। एंड सेकेंडली होती है ILQ की रेटिंग। ABEC रेटिंग ABEC 3 से लेके ABEC 5, ABEC 7, ABEC 9 और ABEC 11 तक जाती है, और ILQ में भी सिमिलर है। तो जितना ये नंबर हाई होगा, यानी कि ABEC 11 का मतलब है सबसे अच्छा बेरिंग और ABEC 3 का मतलब है सबसे हल्की क्वालिटी का बेरिंग, उसकी प्रिसीजन जो है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो जितना ये नंबर ज़्यादा होगा उतना बेरिंग ज़्यादा स्पिन करेगा, ज़्यादा देर घूमेगा और एफर्ट कम लेगा, और जितना ये नंबर छोटा होगा उतना वो बेरिंग कम स्पिन करेगा और ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए।
अब ये जो चीज़ें हैं, ये प्रॉपर जब स्केट मैन्युफैक्चरर स्केट डिज़ाइन करता है, वो उसमें एक अच्छे ग्रेड का, एक अच्छे मटेरियल का बेयरिंग डालता है, ताकि वो उसका रोल जो है स्मूथ रहे स्केट का। ऑन द अदर हैंड जो ये वाले स्केट होते हैं, ये किसी प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरर ने नहीं बनाए होते, और इनफैक्ट इनमें प्रॉपर इनलाइन स्केट के बेयरिंग्स भी नहीं होते। इनके अंदर नॉर्मल बेयरिंग्स होते हैं जो हमें आम हार्डवेयर की स्टोर से मिल जाते हैं, कहीं से भी मिल जाते हैं, और वो बहुत सस्ते होते हैं। उसका नुकसान क्या होता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी। अभी जैसे ये स्केट है, ये एक प्रीमियम क्वालिटी का स्केट है, तो इसके अंदर जो है वो हाई क्लास का बेयरिंग लगा हुआ है, एबेक 9 स्लॉलम प्रो है। और ये जो है ये एक मतलब नॉर्मल टॉय स्केट है। अब ये देखें, ये अगर मैं इसको एक फिंगर से ऐसे स्पिन करता हूँ तो ये 1-2 स्पिन के बाद ये रुक गया है। अब ये इसी एक फिंगर से मैं इस अगर व्हील को स्पिन करूँगा तो आप ये देखें, ये काफ़ी टाइम चलेगा। ये देखें, ये अभी तक घूम रहा है। मैं अगेन आपको चेक कराता हूँ, पहले इसको स्टॉप होने दें। ये देखिए अभी स्टॉप हुआ। अब ये फिंगर है और सेम फोर्स मैंने इस पर लगाई एंड सेम फोर्स मैंने इस पर लगाई, तो देखें ये कितनी देर घूम रहा है और वो फ़ौरन से रुक गया। अब इसका मेन इम्पैक्ट आता है जब बच्चा स्केटिंग करता है या कोई भी प्रोफेशनल स्केटिंग करता है। अगर इस पे आप 2-3 स्टेप लेंगे तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कदम के बाद रुक रहे हैं, इसके अंदर वही 3 स्टेप लेके आप 40 कदम के बाद जाके रुकेंगे। मतलब इसके ऊपर आप ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएंगे अगर अच्छा बेयरिंग होगा, और अगर लो क्वालिटी का बेयरिंग होगा तो थोड़े टाइम बाद आपको फिर दोबारा स्टेप लेने पड़ेंगे। जिससे मसला ये होता है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोगों को, वो स्केट पहनते हैं, 2-4 कदम करते हैं, वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर स्केट रुक जाता है, फिर रुक जाता है, जिसकी वजह से वो बार बार थक रहे होते हैं। एंड बच्चा अल्टीमेटली थक के कहता है कि ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, या मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गया, तो मैंने स्केटिंग कंटिन्यू नहीं करनी। तो अल्टीमेटली इफ़ेक्ट आता है उस चीज़ पे कि अगर इस पे एक इंसान 15-20 मिनट स्केटिंग कर सकता है या आधा घंटा कर सकता है, तो इस पे 2 घंटे भी करेगा तो उसको इतना ज़्यादा फटीग फील नहीं होता। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो कि एक टॉय स्केट में या लो क्वालिटी लो प्राइस वाले स्केट में होते हैं, और एक नॉर्मल जो मिड रेंज का स्केट होता है उसमें होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसी अगर 20-25 हज़ार रुपये से हम जंप करते हैं 2 लाख रुपए पे, तो उसमें ऐसा क्या होता है, क्या डिफरेंस आते हैं, वो किन लोगों के लिए वो स्केट होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है। तो अब जैसे ये स्केट है, ये तकरीबन 1,80,000 रुपये की इसकी प्राइस है। तो इसके अंदर अगर आप देखें, ऑब्वियसली ब्रांड मैटर करता है, माइक्रो है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है। सेकेंडली अगर इसके आप मटेरियल को देखें तो इसके नीचे देखें कार्बन फाइबर ग्लास यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। ये इसका जो बॉटम है ये भी कार्बन फाइबर में है, उसके अलावा ये जो इसका कफ है ये भी कार्बन फाइबर में है। एंड इसके अंदर ये जो फोम है ये मेमोरी फोम होता है, तो ये आपके पाँव के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह इसमें ग्रिप्स ज़्यादा आ जाती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं कि ये 2 लाख रुपए के स्केट किसको लेना चाहिए और ये किसको लेना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल स्केटिंग करनी है, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में एज एन हॉबी या एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, तो ये स्केट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं मिड रेंज में, जो कि 20,000 रुपये से 40-50 हज़ार रुपये तक की रेंज में आते हैं। ये वो चीज़ है जहाँ पे प्रिसीजन चाहिए आपको, जहाँ पे एक सेकंड या मिली सेकंड का भी फ़र्क आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपने कंपटीशंस में जाना है या आपने फ्री स्टाइल स्लॉलम स्केटिंग करनी है, तो उसमें फिर आपको एक छोटी से छोटी माइनर डिटेल पे भी देखना होता है। उसके ऊपर फिर ये वाले स्केट जो होते हैं वो हाई एंड बनाए जाते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन बेयरिंग्स होते हैं, सबसे अच्छा फ्रेम होता है, कार्बन फाइबर होता है जो उसके वेट को कम कर रहा होता है, मेमोरी फॉर्म होता है ताकि आपके पाँव के अकॉर्डिंग स्केट जो है वो एडजस्ट हो जाए, ग्रिप प्रॉपर होती है ताकि कहीं से स्केट के अंदर गैप ना रहे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ उन लोगों को ज़रूरत है जो प्रॉपर इसको एज एन स्पोर्ट्स लेके चल रहे हैं, जिन्होंने कंपटीशंस में जाना है, या जिनको बहुत ज़रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई एंड चीज़ चाहिए। उनके लिए, नॉर्मल यूज़र्स के लिए ये चीज़ नहीं है, ना उनके लिए बनाई जाती है। ये अगर लेना चाहे ले सकता है कोई भी, लेकिन इसका जो ये है प्रोफेशनल यूज़ के लिए, ठीक है, और ये आपके नॉर्मल डेली यूज़ के लिए स्केट्स हैं। तो ये आई थिंक आप लोगों के जो क्वेश्चन थे मैंने सारे इसमें आंसर कर दिए होंगे, आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर स्टिल कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं जो इस वीडियो में आंसर नहीं हुआ, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा या कमेंट में आपको उसका जवाब दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।